आज हम चैप्टर नंबर हमारा जो 5th चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम लोगों ने केमिकल एनालिसिस वाला चैप्टर स्टार्ट करना है। केमिकल एनालिसिस वाला जो चैप्टर है हमारे पास, उसमें से सिर्फ जो हमारे पास है ना लॉ ऑफ मास एक्शन, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना है। जिसके प्रीवियस टॉपिक हैं वो हम लोगों ने नहीं पढ़ने, और ये चैप्टर है 176 पेज नंबर से ये स्टार्ट होगा। स्टार्ट होने का मतलब ये टॉपिक वहाँ से स्टार्ट होगा जिसको हमने रीड आउट करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दूं कि लॉ ऑफ मास एक्शन होता क्या है और इसमें से हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें रीड आउट करनी है। ये हमारे पास ना क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टिंग सब्सटेंस एंड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट। मतलब कि दो रिएक्शन है ना, दो रिएक्टेंट्स हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये मिलकर वाटर बनाते हैं। तो हमें ये बताएगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की कितनी अमाउंट थी और वाटर की कितनी अमाउंट बनी है। इन दोनों के दरमियान हमें रिलेशनशिप बताएगा, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताएगा लॉ ऑफ मास एक्शन। और लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये बताएगा कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट है ना वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये है कि ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताएगा किस किस के दरमियान में, रिएक्टिंग सब्सटेंस के दरमियान में और किसके दरमियान में, प्रोडक्ट्स के दरमियान में। और उसके बाद इसको सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन को जिसने दिया था वो हमारे पास साइंटिस्ट था, CM गोल्डबर्ग था और P वेक था। इन दोनों ने 1864 के अंदर इस लॉ को दिया था, ड्राइव किया था, या लॉ को दिया था। अब ये लॉ कहता है क्या है, ये लॉ आपको ये कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ना वो डिपेंड करता है द रेट हमारे पास जो रेट होता है किसी भी रिएक्शन का वो हमारे पास डिपेंड करेगा, रेट हमारे पास रिएक्शन का डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर जो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और उनके एक्टिव मैसेज के ऊपर। इस लाइन को समझना ज़रूरी है कि एक्टिव मैसेज क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है। और रेट क्या डिपेंड करेगा, देखिए ज़रा, दो रिएक्टेंट्स हैं ना, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। हमने दोनों का 1-1 मोल लिया हुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों का 1-1 मोल सारे के सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें। उसमें से कुछ मालिक्यूल्स हाइड्रोजन के आएंगे, कुछ मालिक्यूल्स ऑक्सीजन के आएंगे, वो आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोड्यूस कर देंगे, वाटर को प्रोड्यूस कर देंगे। सारे के सारे गैसेज वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है ये हमारे पास बाय द टर्म एक्टिव मास वाज मीन द मोलर कंसंट्रेशन। इसका भी क्या मतलब है, मोलर कंसंट्रेशन का भी क्या मतलब है, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है, देखें, अगर आप एक एक मोल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक एक मोल के अंदर आप कह लें कि मैं इस तरीके से एग्जांपल दे देता हूँ कि 100 मालिक्यूल आप लोगों के पास हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, उसमें से एक एक मोल में से सिर्फ 4-4 मालिक्यूल रिएक्ट करके ना वाटर बना रहे हैं। लेकिन अगर आप 200-200 ले लेंगे मालिक्यूल तो उसमें 8-8 मालिक्यूल हो जाएंगे हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। जिस तरीके से आप मोलर कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल को बढ़ाते जाओगे तो रिएक्शन करने वाले मालिक्यूल भी बढ़ते जाएंगे। सारे के सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उनकी तादाद बढ़ती जाएगी। मतलब कि अगर 1 मोल के अंदर 2-2 मालिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 मोल के अंदर वो 4-4 करेंगे, 3 मोल के अंदर वो 6-6 करेंगे। तो रिएक्शन करने वाले मालिक्यूल्स की तादाद भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते जाएंगे। और मोलर कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। आपके पास मोल्स कितने हैं और वॉल्यूम कितने हैं, जो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं उनके मोल्स कितने हैं और उनका वॉल्यूम कितने हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होते जाएंगे, एक्टिव मास भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, और आपके पास प्रोडक्ट भी क्या बनती जाएगी, ज़्यादा बनती जाएगी। एक्टिव मास की आपको समझ आ गई होगी कि एक्टिव मास में क्या कह रहा हूँ कि कितने मालिक्यूल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं टोटल में से एक्टिव मास है। और ये किस पर डिपेंड करेगा, मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि जितनी ज़्यादा मोलर कंसंट्रेशन होगी एक्टिव मास उतने ज़्यादा होता जाएगा। अब ना यहाँ पर देखिएगा आपके पास ना दो चीज़ें हैं, एक ये A+B है, ये आपके पास रिएक्टेंट है, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, C+D। अब क्या हो रहा है, A+B कितने C+D में कन्वर्ट होंगे, जितने इनकी मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जितने ये मोल ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा ये कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखें ज़रा, मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ 2
H2 प्लस O2 कितना बन जाएगा हमारे पास बनेगा 2 H2O, ये हमारे पास बन जाएगा। इसका मतलब आपने 2 मोल लिए हाइड्रोजन के, 1 मोल लिए आपने ऑक्सीजन का, आपके पास 2 मोल वाटर बन गए हैं। अब जितने मोल आप लोगों ने लिए हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे मोल्स ही कन्वर्ट हो गए, इसमें से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए, वाटर में कन्वर्ट हो गए, लेकिन हाइड्रोजन डबल होंगे ऑक्सीजन की निस्बत। लेकिन अगर आप 4 मोल ले लेते हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन डबल कर देते, ऑक्सीजन भी डबल कर देते, वाटर ने भी क्या बनना था, डबल बन जाना था। क्यों? क्योंकि अब एक्टिव मैस वाले जो हमारे पास रिएक्टेंट है उनकी अमाउंट भी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। कि जितने ज़्यादा मोल बढ़ाते जाएंगे तो उसमें मॉलिक्यूल जो रिएक्ट करेंगे उनकी अमाउंट भी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। यहाँ पर ये बताने का मकसद है। और ए बी किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी डी में। सी डी दोबारा किस में कन्वर्ट हो सकता है, ए बी में। ये होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस। नेक्स्ट वाली स्लाइड में आपको मैं बताता हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ इसके अंदर आपको, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखा जरा, इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास अब आपको बताता हूँ। देखिए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा, जो आगे की तरफ जा रहा है, ए और बी पर डिपेंड करेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का मतलब है ए और बी रिएक्शन करेंगे और आगे की तरफ जाएंगे, क्या बना देंगे, सी और डी बना देंगे। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये डायरेक्टिव रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है ए और बी की कंसंट्रेशन के, ए और बी की तादाद के ऊपर। ब्रैकेट का मतलब है कंसंट्रेशन, मिकदार पर डिपेंड करता है, ठीक है। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करेंगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास कोफिशिएंट आ जाएगा के एफ, ठीक हो गया। सिमिलरली इसी तरीके से आपके पास ए बी से क्या बन रहा है, सी डी, और सी डी से दोबारा आपके पास क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा। जब सी डी से आपके पास दोबारा ए बी बनेगा तो इसका मतलब अब सी डी दोबारा वापस ए बी में जा रहा है, रिवर्स हो रहा है। बैकवर्ड रिएक्शन है तो उसका हम लिखेंगे, जो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन है किस पर डिपेंड कर रहा है, सी डी के ऊपर, और उसका कोफिशिएंट क्या होगा, के आर। फॉरवर्ड का होगा के एफ, एफ का मतलब फॉरवर्ड, और के आर का मतलब होगा रिवर्स, के आर होगा। अब देखें, अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए, के एफ इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रिएक्टेंट के ऊपर, और रिवर्स रिएक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, के आर के ऊपर, कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड कंसंट्रेशन ऑफ डी। इन दोनों को आप डिवाइड करें, ए बी सी डी के नीचे चला जाएगा, के आर के एफ के नीचे चला जाएगा, ये हमारे पास के सी के इक्वल होगा। अच्छा, तो हमने पढ़े थे, नीचे ये वाली इक्वेशन देखें जिसमें ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। इसको देखें ज़रा, इसके अंदर हम लोगों ने क्या देखना है कि हमारे पास जो ये के सी आर है, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ रहा है, किसके इक्वल मैंने आपको बताया, के एफ ओवर के सी, के आर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ओवर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होंगे उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे होंगे ना, हमारे पास के सी आ जाएगा। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट मिलकर वापस रिएक्टेंट बनाते हैं, और रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट होता है के एफ होता है, प्रोडक्ट का जो होता है वो के आर होता है। तो दोनों को डिवाइड करेंगे ना, के एफ ओवर के आर, हमारे पास क्या आ जाएगा, के सी आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास। अब इस इक्वेशन का क्या मतलब है, इस इक्वेशन का यहाँ पर ये मतलब आपको समझाने के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर आपके पास है 2n2 है आपके पास, उसके बाद आपके पास आ रहा है प्लस 2O2, दोनों रिएक्शन करेंगे और आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट बनेगा 2O2 बन जाएगा। 4 ही नाइट्रोजन, 4 ही ऑक्सीजन। अब इसको अगर इसको हम लोगों ने इसका केसी निकालना हो तो हम लोग पहले क्या करेंगे, रिएक्टेंट को रखेंगे ऊपर, प्रोडक्ट को रखेंगे नीचे। कैसे बना,
सॉरी प्रोडक्ट को रखेंगे ऊपर, रिएक्टेंट को रखेंगे नीचे। हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रहा है N2O2, N2KC इज इक्वल टू, हम ब्रैकेट डालेंगे उसमें क्या लिखेंगे N2O2, नीचे क्या रखेंगे N2 ब्रैकेट में साथ क्या ऐड करेंगे O2 ब्रैकेट के अंदर ऐड करेंगे। इस तरीके से मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास अगर ये इसकी इक्वेशन बने तो हमारे पास क्या होगा KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे N2 ओवर O4 और नीचे हम लोग लिखेंगे N2 साथ क्या लिखेंगे O2, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट हमारे पास आ जाएगा। अब ये तो हमारे पास आ गया, जैसे ऊपर हम लोग कर रहे थे CD ओवर AB, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब इसके अंदर ये जो कॉफिशिएंट है ना, यहाँ पर देखिएगा ये वाला जो कॉफिशिएंट है, यहाँ पर ये वाला जो कॉफिशिएंट है 2 वाले जो आ रहे हैं हमारे पास, इसको हम लोग क्या करें, कोई भी कॉफिशिएंट आ जाता है 2 वाला 3 वाला कोई भी, ये हमारे पास पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा था 2N2O2 था ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास आ रहा था 2O2 आ रहा था हमारे पास। अब ये जो ऊपर इसका कॉफिशिएंट है ना, ये वाला 2 वाला जो कॉफिशिएंट है वो ऊपर आ जाएगा ऐसे, और इनका भी 2 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा पावर की फॉर्म में। मतलब आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास, ये वाला जो हमारे पास कॉफिशिएंट है ना, ये वाला जो कॉफिशिएंट है हमारे पास, ये ऊपर पावर की फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट वैसे का वैसे ही, और ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास पावर में जो कॉफिशिएंट होगा वो पावर में कन्वर्ट होता जाएगा। ये हमारे पास क्या लॉ ऑफ मास एक्शन है। मैं इसको अब सिंपल वर्डिंग में एक मतलब बताने लगा हूँ। ये क्या होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन में बताता है केसी के बारे में, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और कितने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, पहली बात ये बताता है। और कितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, कितने प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, किस तरीके से बताता है, वो इस तरीके से बताता है कि जो रिएक्टेंट का एक्टिव मास कितना है, कि कितने रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, इसके बारे में। कैसे देखिए, जितने रिएक्टेंट ज़्यादा तादाद में होंगे उनमें से उतने ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, रेट क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। फिर वो जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा तो वो क्या करेगा, वापस रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट होता जाएगा, रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता जाएगा। अगर रिएक्टेंट ज़्यादा अमाउंट में बने हुए हैं, प्रोडक्ट कम है, तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, प्रोडक्ट में, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर प्रोडक्ट क्या बन जाए ज़्यादा, रिएक्टेंट क्या रह जाएंगे कम, तो प्रोडक्ट दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्शन में, रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब कि रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, पहले प्रोडक्ट फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा होगा। और अगर ऐसा वक्त आता है जब जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हों, तो फिर उसको हम कहते हैं केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। और अगर कोफिशिएंट्स आ लगे हों, कोफिशिएंट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में था। नेक्स्ट लेक्चर अभी आपको देता हूँ, अपलोड करता हूँ। फिलहाल आप लोग ये सुने और सुनने के बाद ना मुझसे पूछिए कि इसमें से जो चीज़ आपको नहीं समझ आई।